ऑनलाइन क्लासेज के डिजिटल मंच पे आपका स्वागत है और मेरा नाम है बलराम योगी। और जैसा कि पिछली क्लास में मैंने आपको भारतीय इतिहास के बारे में बताया था और भारतीय इतिहास में मैं आपको भारत पर होने वाले अरब आक्रमणों के बारे में बता रहा था। तो पिछली क्लास में मैंने आपको गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बताया था और मैंने आपको यह भी बताया था कि कुतुबुद्दीन ऐबक के पुत्र आराम शाह की जो हत्या है वह इल्तुतमिश के द्वारा करवा दी जाती है या इल्तुतमिश के द्वारा कर दी जाती है और दिल्ली सल्तनत का जो दूसरा शासक बनता है, जो गुलाम वंश का शासक था, सेकंड शासक, उसका नाम आता है इल्तुतमिश। तो आज की इस क्लास में अपन उसी इल्तुतमिश के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो अपन पढ़ने वाले हैं गुलाम वंश में किसके बारे में? इल्तुतमिश के बारे में। तो दिल्ली सल्तनत के जो दूसरे शासक थे उनका नाम था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश और इल्तुतमिश के अगर टाइम की बात करें तो इसका टाइम माना जाता है 1211 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर किसका शासन रहा था? तो साहब इल्तुतमिश का शासन रहा था। तो इल्तुतमिश के बारे में मैं आपको बताने से पहले ये बताता हूं कि ये जो इल्तुतमिश था इसके द्वारा एक बहुत अच्छी प्रणाली लाई गई थी। कौन सी प्रणाली? एकता प्रणाली। यानी एकता प्रणाली का जो गठन था वह इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। तो अपन एक एक जो भी इंपॉर्टेंट बातें अपने एग्जाम की दृष्टि से उनकी अपन चर्चा करते हैं। तो इल्तुतमिश के बारे में अपन चर्चा करें तो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था तो सीधा सा आंसर क्या आना चाहिए? कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन अगर पूछे कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था तब आंसर क्या बनेगा? इल्तुतमिश बनेगा। उसके अलावा बात करें अपन इल्तुतमिश की तो इसने लाहौर से हटाकर अपनी राजधानी दिल्ली को बनाया। यानी लाहौर को हटाकर किसको राजधानी बना दिया? इसने दिल्ली को बना दिया था। और लाहौर को अपनी राजधानी किसने बनाया था? तो ये मैं आपको बता चुका हूं कि साहब कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा लाहौर को अपनी राजधानी बनाया गया था। लेकिन इल्तुतमिश ने लाहौर को हटाकर किसको राजधानी बना लिया? दिल्ली को राजधानी बना लिया था। उसके अलावा इस इल्तुतमिश ने क्या किया? इसने 40 गुलामों का एक संघ बनाया। इसने 40 गुलामों का एक संघ बनाया जिसे दल चालीसा
या तुर्कान ए चहलगानी बोला जाता था। तुर्कान ए चहलगानी कहा जाता था। क्या बोला जाता था? तुर्कान ए चहलगानी कहा जाता था। उसके अलावा अगर अपन बात करें इस इल्तुतमिश के बारे में तो इसने एकता प्रणाली का गठन किया था। तो ये मैं कुछ विशेष बातें बता चुका हूं किसके बारे में, इल्तुतमिश के बारे में। तो इसने एकता प्रणाली का भी गठन किया था। आगे अगर अपन बात करें इस इल्तुतमिश के बारे में तो इसने बदायूं में बदायूं की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया। क्या करवाया इसने? जो बदायूं की जामा मस्जिद थी उसका निर्माण भी इसी इल्तुतमिश के द्वारा करवाया गया था। आगे अपन अगर बात करें तो इल्तुतमिश ने अपने पुत्र नासिरुद्दीन महमूद की याद में एक मकबरा सुल्तानगढ़ी का निर्माण करवाया। एक मकबरा सुल्तानगढ़ी का निर्माण करवाया जिसे भारत का पहला मकबरा माना जाता है। इसी कारण इल्तुतमिश को मकबरों का पिता कहा जाता है। उसके अलावा इसने स्वयं का मकबरा
मकबरा दिल्ली में बनवाया। तो एक बार फिर अपन चर्चा करते हैं कि ये जो इल्तुतमिश था इसका टाइम 1211 से 1236 ईस्वी तक माना जाता है। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। इसने लाहौर को हटाकर दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया और इसने 40 गुलामों का एक दल बनाया जिसको दल 40 या तुर्कान ए चहलगानी के नाम से भी जाना जाता था। और इसने इक्ता प्रणाली का भी प्रचलन किया था। उसके अलावा इल्तुतमिश ने बदायूं की जो जामा मस्जिद थी उसका निर्माण भी करवाया था। और इसी इल्तुतमिश ने अपने पुत्र नासिरुद्दीन महमूद की याद में एक मकबरा आता है जिसका नाम है सुल्तानगढ़ी का मकबरा, उसका निर्माण करवाया जिसे भारत का पहला मकबरा माना जाता है। और भारत के पहले मकबरे का निर्माण करवाने के कारण इस इल्तुतमिश को भारत में मकबरों का पिता भी कहा जाता है। फिर मैंने आपको बताया कि इसने स्वयं का मकबरा दिल्ली में बनवाया था। अब इल्तुतमिश के समय में कौन कौन से महत्वपूर्ण युद्ध आते हैं तो अपन साथ ही में उन युद्धों की भी चर्चा कर लेते हैं, तो आप इसको नोट आउट कर सकते हो। अब अपन आगे की चर्चा करने वाले हैं। तो ये फैक्ट के रूप में जो भी महत्वपूर्ण बिंदु थे ये मैं आपको लिखवा चुका हूं। अब अपन इसके द्वारा जो युद्ध अभियान किए गए या कौन कौन से युद्ध लड़े गए थे उन युद्धों की चर्चा करते हैं। तो जो इल्तुतमिश थे इनके बारे में एक तो आप ये याद रखोगे कि दिल्ली सल्तनत का जो वास्तविक संस्थापक था वो कौन था? इल्तुतमिश। तो एक आपने सुना होगा तराइन का पहला युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध। तो तराइन का पहला मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के थर्ड के बीच में और दूसरा भी उन्हीं दोनों के बीच में हुआ था। तो अपन तीसरे युद्ध की बात करते हैं, तराइन का थर्ड युद्ध। तो ये तराइन का थर्ड युद्ध हुआ कब था? 1215-16 में यह युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में एक तरफ कौन थे? दिल्ली के जो शासक थे उनका नाम था क्या? इल्तुतमिश। दिल्ली के शासक का नाम क्या था? इल्तुतमिश। और अगर अपन इधर विरोधी शासक की बात करें तो गजनी कहां पे पड़ता है? गजनी। और गजनी पड़ता है अफगानिस्तान में। और गजनी अफगानिस्तान के शासक कौन है? मोहम्मद गोरी। और इस मोहम्मद गोरी का एक गुलाम आता है और गुलाम का नाम था याल्दोज या मालदोज, या इसका नाम अपन को मालदोज भी देखने को मिलता है। अन्य गुलाम, यानी मैं ये कहना चाहता हूं कि मोहम्मद गोरी का एक कुतुबुद्दीन ऐबक के अलावा एक गुलाम आता है जिसका नाम था याल्दोज मालदोज। तो इस याल्दोज मालदोज और इल्तुतमिश के बीच में ये युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध? तराइन का थर्ड युद्ध। और इस युद्ध का परिणाम क्या रहा? इस याल्दोज मालदोज को हार का सामना करना पड़ता है और यह इल्तुतमिश इस युद्ध में क्या रहता है? विजयी रहता है। तो आप ये याद रखोगे कि तराइन का जो थर्ड बैटल था, ये थर्ड बैटल याल्दोज मालदोज और इल्तुतमिश के मध्य में होता है। और इस युद्ध का परिणाम ये रहता है कि इल्तुतमिश इस युद्ध में विजयी रहते हैं। आगे बात करें तो गजनी अफगानिस्तान का ही एक गुलाम और आता है। मैं एक बार फिर यहाँ पे आपको बता देता हूं, दिल्ली। और दिल्ली के शासक कौन? वही इल्तुतमिश।
और इधर एक गजनी अफगानिस्तान का ही एक गुलाम आता है, गुलाम, और उस गुलाम का नाम था नासिरुद्दीन कुबाचा। नासिरुद्दीन कुबाचा। तो दिल्ली के सुल्तान जो इल्तुतमिश थे, इनके समकालीन गजनी का एक गुलाम, गजनी अफगानिस्तान का एक गुलाम आता है जिसका नाम था नासिरुद्दीन कुबाचा। तो इस इल्तुतमिश के द्वारा इस नासिरुद्दीन कुबाचा को भी क्या कर दिया गया, पराजित कर दिया गया था। तो इल्तुतमिश के द्वारा आक्रमण किसके ऊपर किया गया, नासिरुद्दीन कुबाचा के ऊपर आक्रमण किया गया। और यह नासिरुद्दीन कुबाचा की इस युद्ध में क्या हो जाती है, हार, और इल्तुतमिश इस युद्ध में क्या रहते हैं, विजयी रहते हैं। तो ये तो थी 1215-16 की घटना। अब एक घटना और बची हुई है, तो अपन उसकी भी साथ ही में चर्चा कर लेते हैं। तो जैसे कि मैं आपको बताऊं, अपन को 3 जगह की एक साथ बात करनी पड़ेगी, लेकिन पहले आप इनको समझ लो, फिर मैं इसको मिटा दूंगा। तो तराइन का जो थर्ड युद्ध था वो 1215-16 में हुआ था। एक तरफ दिल्ली के शासक इल्तुतमिश और दूसरी तरफ गजनी अफगानिस्तान के जो शासक थे मोहम्मद गोरी, इनके एक अन्य गुलाम आते हैं जिनका नाम था याल्दोज मालदोज। तो इल्तुतमिश के द्वारा याल्दोज मालदोज के ऊपर अटैक किया गया और इस युद्ध में याल्दोज मालदोज को हार का सामना करना पड़ता है। फिर जो इल्तुतमिश थे, इनके द्वारा जो गजनी अफगानिस्तान के एक गुलाम और आते हैं जिनका नाम था नासिरुद्दीन कुबाचा। तो इस नासिरुद्दीन कुबाचा को भी डिफीट कर दिया गया था या फिर पराजित कर दिया गया था। तो आप इसको भी नोट आउट कर सकते हो। अब एक घटना और बची हुई है इल्तुतमिश के समय की, तो मैं उसको भी आपको बता देता हूं। फिर अपन अगली क्लास में रजिया सुल्तान के बारे में चर्चा करेंगे, जो भारत की एकमात्र मुस्लिम शासिका थी। कौन, रजिया सुल्तान। तो होता क्या है, 1221 में एक घटना होती है, 1221 की घटना। अब वो क्या घटना होती है, तो आपने मंगोल का नाम सुना होगा। किसका, मंगोल का। और मंगोल के एक शासक आते हैं जिनका नाम था चंगेज खान। चंगेज खान। तो ये चंगेज खान ऐसा इतिहास में ऐसा निर्दयी शासक था, कई ये किसी को मतलब माफ को मतलब क्षमा के बारे में ये जानता ही नहीं था। इसकी नजर जिस तरफ फिर गई तो यह मानो वो प्रदेश इसी का हो गया। मतलब इतिहास में सबसे क्रूर शासक बताया गया है किसको, चंगेज खान को। तो मंगोल के शासक कौन है, चंगेज खान। समकालीन अगर अपन ईरान के शासक की बात करें, ईरान, और ईरान के जो शासक थे उनका नाम था जलालुद्दीन मंगवर्नी। जलालुद्दीन मंगवर्नी। जलालुद्दीन मंगवर्नी। और समकालीन अगर भारत की बात करें तो भारत में जो शासक थे, भारत में जो दिल्ली के शासक थे, दिल्ली के शासक, उनका नाम क्या था, इल्तुतमिश। उनका नाम क्या बताया मैंने आपको, इल्तुतमिश। तो साहब होता क्या है, इस मंगोल के चंगेज खान के द्वारा ईरान के जो शासक थे जलालुद्दीन मंगवर्नी, इसके ऊपर आक्रमण किया जाता है। तो ये जो चंगेज खान था, ये आक्रमण किसके ऊपर करता है, इस जलालुद्दीन मंगवर्नी के ऊपर क्या करता है, आक्रमण। तो साहब ये इतना खतरनाक शासक था कौन, चंगेज खान। कई इसको देखकर अच्छे अच्छों की क्या है, पतलून गीली हो जाया करती थी। तो इस चंगेज खान के डर से, आक्रमण करने के डर से, ये जलालुद्दीन मंगवर्नी भागकर ईरान से कहां पे आ गया, अपने भारत में आ गया। और भारत में किसके पास आया, इल्तुतमिश के पास में आया। और क्या लेने के लिए आया, तो साहब सहायता लेने के लिए आया। सहायता लेने के लिए ये भारत के शासक या दिल्ली के शासक इल्तुतमिश के पास में आ गया। और इस जलालुद्दीन मंगवर्नी के द्वारा बोला गया
तो साहब आप मेरी सहायता करो। लेकिन ये चंगेज खान इतना धुरंधर था कि इसका नाम सुनते ही इस इल्तुतमिश ने क्या किया, सहायता करने से क्या किया, मना कर दिया। सहायता करने के लिए मना कर दिया कि भाई ये आप ही का मामला है, आप इसको सल्टाओ। क्योंकि अगर इल्तुतमिश के द्वारा अगर इस जलालुद्दीन मंगवर्णी की सहायता कर दी जाती वास्तव में, तो ये चंगेज खान भारत को भी नहीं छोड़ता। तो उस डर से इस इल्तुतमिश ने क्या किया, इस जलालुद्दीन मंगवर्णी की सहायता करने से मना कर दिया कि आपका जो मामला है वो आप ही सल्टाओ। तो ये 1221 की घटना है। मंगोल के शासक चंगेज खान के द्वारा ईरान के शासक जलालुद्दीन मंगवर्णी के ऊपर अटैक किया गया। मंगवर्णी सहायता के लिए भारत के जो शासक थे दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश के पास में आया, लेकिन इल्तुतमिश ने सहायता करने से मना कर दिया और भारत को एक भयंकर युद्ध से बचा लिया। और इस इल्तुतमिश की अगर मृत्यु की बात करें तो इसकी जो मृत्यु वह कब हुई, 1236 ईस्वी में इस इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है। तो आप इसको नोट आउट कर सकते हो। और आपका अगर कोई भी डाउट है या किसी भी प्रश्न को लेकर आपके मन में कोई शंका या डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। और आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। और आने वाली जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें आपका सिलेक्शन हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में आज के इस सेशन को अपन यहीं पे विराम देंगे। तो आज की क्लास और अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।